हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी तक फर्स्ट मॉड्यूल और सेकंड मॉड्यूल को कंप्लीट कर लिया है। टुडे वी विल बिगिन द थर्ड मॉड्यूल, दैट इज़ परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल। ओके, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल। देखिए, सबसे पहली बात, परमिएबिलिटी क्या होता है उसको समझने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि सॉइल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ओके, तो सॉइल जो आपके होते हैं कुछ इस तरह के होते हैं। ओके, है ना, कुछ इस तरह से सॉलिड पार्टिकल्स सॉइल के होते हैं। ओके, इस सॉलिड पार्टिकल्स में बीच बीच में वॉइड्स होते हैं, जो वॉइड्स यहाँ आपको दिख रहा है ना। ओके, और उस वॉइड्स में एयर प्रेजेंट हो सकता है या फिर वाटर भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, ओके। अब देखिए, ये जो सॉलिड्स हैं और उसके बीच में जो वाटर है, ओके, वाटर कहाँ है? वॉइड्स में। तो अगर कोई भी मटेरियल उसमें अगर वॉइड्स या इंटरस्टिसेस प्रेजेंट हैं तो हम उस मटेरियल को बोलते हैं पोरस। ओके, मतलब सॉइल पोरस होता है। ओके, शब्द पोरस का मतलब आपने समझ लिया। व्हाट इज पोरस? पोरस मतलब इंटरस्टिसेस प्रेजेंट है सॉइल में। ओके, वॉइड्स प्रेजेंट है सॉइल में, उसमें वाटर की एंट्री हो सकती है। ओके, तो ये है पोरस का मतलब। लेकिन अगर यही इंटरस्टिसेस कनेक्टेड हों आपस में, है ना, ये जो इंटरस्टिसेस और उसमें वाटर है, अगर वो कनेक्टेड है आपस में, तो हम लोग बोलेंगे ओके, इट इज़ ऑल्सो परमिएबल। अगर वाटर ट्राई करता है, इधर से आता है, ओके, और वाटर को रास्ता मिलता है क्योंकि इसके इंटरस्टिसेस कनेक्टेड है। ओके, वाटर की एंट्री यहाँ से हुई, इंटरस्टिसेस या वॉइड्स जो है वो आपस में हम मान लेते हैं कि कनेक्टेड है। ठीक है, तो क्या होगा? वाटर जो है उसकी एंट्री होगी और उस वाटर की एग्जिट भी होगी। ठीक है, वाटर ऊपर से एंट्री किया और वाटर नीचे से एग्जिट भी कर जाए। ओके, क्यों? क्योंकि जो सॉइल है वो ना सिर्फ पोरस है, वो परमिएबल भी है। तो पोरस का मतलब आप समझ गए कि अगर उसमें वॉइड्स और इंटरस्टिसेस हैं तो उस मटेरियल को हम लोग पोरस बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये बताइए परमिएबल किसको बोलेंगे? अगर ये वॉइड्स और इंटरस्टिसेस इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है, तब इस तरह के मटेरियल को हम लोग बोलेंगे परमिएबल मटेरियल। ओके, ठीक है, तो देखिए वही चीज़ यहाँ डिस्क्राइब किया गया है। अ मटेरियल इज पोरस इफ इट कंटेन्स इंटरस्टिसेस। ठीक है, अगर उसमें इंटरस्टिसेस हैं तो मटेरियल को हम लोग पोरस बोलेंगे। ओके, अब देखिए क्या आगे लिख रहा है। द पोरस मटेरियल इज परमिएबल। जो आपका पोरस मटेरियल है वो परमिएबल है। कब? इफ द इंटरस्टिसेस आर इंटरकनेक्टेड और कंटिन्यूअस। ओके, ठीक है, परमिएबल और पोरस दोनों का मतलब आप समझ चुके हैं। ठीक है, इंटरकनेक्टिविटी अगर है इंटरस्टिसेस की तो हम बोलेंगे वो मटेरियल परमिएबल है। ओके, तो परमिएबिलिटी जो शब्द यहाँ लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परमिएबिलिटी? देखिए,
क्या है भैया? तो परमिएबिलिटी है एक प्रॉपर्टी, किसका? सॉइल का। ओके, परमिएबिलिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। प्रॉपर्टी से क्या फ़ायदा है? इस प्रॉपर्टी से विच परमिट्स फ्लो ऑफ वाटर थ्रू इट। एक ऐसा प्रॉपर्टी सॉइल का जिससे वो परमिट करता है, सॉइल परमिट करता है फ्लो ऑफ वाटर थ्रू इट, अपने थ्रू वाटर को पास होने देता है, अनुमति देता है वाटर को पास होने की। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? परमिएबिलिटी। ओके, तो परमिएबिलिटी क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल which permits flow of water through it. ओके, क्लियर यहाँ तक? चलिए, तो कुछ सॉइल ऐसा भी होता है क्या कि कुछ सॉइल परमिएबल होंगे और कुछ सॉइल इनपरमिएबल है? ठीक है, मतलब वो उसके थ्रू वाटर बिल्कुल भी पास नहीं हो, ऐसा भी संभव है क्या? देखिए, जो सॉइल है ना वो परमिएबल ही होगा, उसकी परमिएबिलिटी बहुत कम हो इट्स ओके, लेकिन पूरी तरह इम्परमिएबल सॉइल संभव नहीं है। ठीक है, इस बात को याद रखिए। कंप्लीटली इम्परवियस सॉइल्स डू नॉट एग्जिस्ट। कंप्लीटली इम्परवियस सॉइल एग्जिस्ट करता ही नहीं है नेचर में। ठीक है, एज ऑल द सॉइल्स, क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है? क्योंकि जो भी सॉइल है वो कुछ ना कुछ हद तक परवियस होते ही हैं। ठीक है, ओके, तो भैया इसका मतलब ये हुआ कि इम्परवियस सॉइल्स नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। ना ना, ऐसा नहीं है। अ सॉइल इज टर्म्ड impervious when the permeability is extremely low। अगर परमिबिलिटी सॉइल का बहुत लो है तो उस केस में हम बोल देते हैं अच्छा ये इम्परवियस सॉइल है। ठीक है, समझ में आई बात? परमिएबल सॉइल, इम्परमिएबल सॉइल। ओके, क्लियर है? मतलब इम्परवियस सॉइल किसको बोलेंगे? उसको बोलेंगे जिसकी परमिएबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, चलिए अब देखिए नॉलेज ऑफ परमिबिलिटी की क्या आवश्यकता है। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ नॉलेज ऑफ परमिबिलिटी? नॉलेज ऑफ परमिबिलिटी की क्या ज़रूरत है भाई? तो देखिए ऐसा है कि सेटलमेंट ऑफ बिल्डिंग, वेल के ईल्ड मतलब कितना पानी निकाल सकते हैं वेल से, सीपेज थ्रू एंड बिलो द अर्थ स्ट्रक्चर, इन सभी जगहों पर आपको परमिबिलिटी ऑफ सॉइल की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, इसलिए परमिबिलिटी जो है वो तो इस प्रॉपर्टी को सॉइल की तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। डन? चलिए, तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए कि परमिबिलिटी क्या होता है ना, सॉइल से रिलेटेड परमिबिलिटी का क्या मतलब, क्या मायने हैं। चलिए, अब जो आपने प्रीवियस सेमेस्टर्स में पढ़े हैं उसको थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करेंगे। ओके, जिसको टॉपिक का नाम हमने हाइड्रोलिक हेड दिया है, जो आप जानकारी ऑलरेडी रखते हैं, आपको पता है ऑलरेडी, उसको थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करेंगे। ठीक है, देखिए पहली बात तो ये है कि द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल, सॉइल के थ्रू अगर वाटर का मूवमेंट हो रहा है ना तो वेलोसिटी जो है उस वाटर की वो बहुत ही स्लो होगी, एक्सट्रीमली स्मॉल, हेंस वेलोसिटी हेड इज़ नेग्लेक्टेड। ठीक है, प्रेशर हेड, डेटम हेड, वेलोसिटी हेड, ये सब आप लोग ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। तो सॉइल के केस में आपको याद रखना है, पूरे के पूरे सेंटेंस को ही मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, वेलोसिटी हेड की हम लोग सॉइल में बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, वाटर का मूवमेंट हो रहा है बट जो वेलोसिटी है वाटर की वो बहुत ही लो होती है, और इसलिए हम लोग वेलोसिटी हेड की बात ही नहीं करेंगे सॉइल में। ठीक है, उसको नेगलेक्ट कर देंगे। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल हेड है ना, टोटल हेड ऑफ वाटर इन सॉइल इंजीनियरिंग, वो क्या होगा? वो किसके बराबर होगा? वो
एलिवेशन हेड के बराबर होगा और प्रेशर हेड, इसमें वेलोसिटी हेड आपको कहीं नहीं दिखेगी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। चलिए, फॉर फ्लो प्रॉब्लम्स इन सॉइल, दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है, सॉइल में जब भी फ्लो प्रॉब्लम्स आए, वाटर का फ्लो हो रहा है, तो उस केस में डाउनस्ट्रीम वाटर लेवल जो है ना, डाउनस्ट्रीम वाटर लेवल, डाउनस्ट्रीम वाटर लेवल, इसको हम लोग जनरली डेटम मान लेते हैं। ठीक है, डाउनस्ट्रीम वाटर लेवल को हम लोग डेटम मान लेते हैं। ठीक है, ये भी एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। द पीजोमेट्रिक लेवल इज द वाटर लेवल सोन बाय द पीजोमीटर एट दैट पॉइंट। पहले से ये जानकारी आप लोग के पास है, फ्लूइड मैकेनिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं। पीजोमेट्रिक लेवल क्या है भाई? तो वाटर लेवल सोन बाय द पीजोमीटर इंसर्टेड एट दैट पॉइंट, विच पॉइंट, जहाँ पर आपको जानना है। ठीक है, तो ये क्लियर है, आपको पता है पीजोमेट्रिक लेवल क्या होता है। ठीक है, और द लाइन ज्वाइनिंग पीजोमेट्रिक लेवल्स एट वेरियस पॉइंट्स इज कॉल्ड पीजोमेट्रिक सरफेस। इसकी जानकारी भी आप लोग को फ्लूइड मैकेनिक्स से ऑलरेडी है। वो रिप्रेजेंट करता है HGL, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। द सम ऑफ प्रेशर हेड एंड एलिवेशन हेड इज नोन एज पीजोमेट्रिक हेड। पीजोमेट्रिक हेड क्या होता है? तो प्रेशर हेड और एलिवेशन हेड को अगर आप जोड़ दें तो आपको पीजोमेट्रिक हेड मिलेगा। ठीक है, और इस पीजोमेट्रिक हेड में अगर सॉइल से अलग बात करें, वेलोसिटी हेड जोड़ दें तो आपको टोटल हेड मिलता है। ठीक है, फिर आता है एक पॉइंट हाइड्रोलिक हेड, जो हमने टॉपिक का नाम भी रखा है हाइड्रोलिक हेड। ठीक है, क्या है हाइड्रोलिक हेड? इट इज़ इक्वल टू द डिफरेंस इन एलिवेशंस ऑफ वाटर levels at the entry and exit point in the soil mass. Okay, it is equal to the difference in the elevation of the water levels. वाटर लेवल्स का क्या डिफरेंस है जब वाटर की एंट्री हो रही है सॉइल में और जो वाटर की एग्जिट हो रही है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक हेड। ठीक है, डिफरेंस इन द एलिवेशन ऑफ वाटर लेवल्स, और इसको हम लोग इफेक्टिव हेड भी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका डायग्राम जो हमने आपको समझाने के लिए बताया है। ठीक है, इसको रखिएगा दिमाग में थोड़ा, पेज को भरने के लिए इसको थोड़ा हम लोग बड़ा कर देते हैं, नहीं तो हमारा पेज खाली रह जाएगा। एक और टर्म है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या है भाई? तो देखिए, इन टेढ़े शब्दों को पढ़िए। द लॉस ऑफ हेड पर यूनिट लेंथ, कितना हेड का लॉस हो रहा है पर यूनिट लेंथ, है ना, थ्रू द सॉइल। ओके, जब सॉइल के थ्रू वाटर मूव हो रहा है ना, तो पर यूनिट लेंथ कितना लॉस ऑफ हेड हो रहा है। ठीक है, उसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई इज इक्वल टू एच अपॉन एल। ओके, एच इज द हेड लॉस एंड एल इज द लेंथ। ओके, सो एक टर्म है, आपको ये जानना चाहिए, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ओके, द वेरिएशन ऑफ हेड एट वेरियस पॉइंट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और प्रेशर ग्रेडियंट लाइन। ये भी आप लोग पहले से ही जानते हैं। ठीक है, HGL के बारे में और जानकारी आप लोग को ऑलरेडी है फ्लूइड मैकेनिक्स से। ओके, तो ये मैंने एक छोटा सा रिवाइज करा दिया आपको, 4-5 पॉइंट जो आप लोग पहले से जानते थे। ठीक है, यहाँ पर आप उसको फिर से आपने एक छोटा सा रिवीजन कर लिया। ओके, आइए अब हम लोग देखते हैं कि डार्सी लॉ क्या होता है। व्हाट इज डार्सीज लॉ? देखिए, द फ्लो ऑफ फ्री वाटर है। ये फ्री वाटर क्या है भाई? व्हाट इज दिस फ्री वाटर? और ये वाटर से कैसे अलग है? वाटर इन सॉइल, ये फ्री वाटर कहाँ से आ गया? फ्री ऐड करने की क्या ज़रूरत थी वाटर के आगे? तो देखिए, फ्री वाटर का मतलब है जो वाटर फ्रीली मूव कर सकता है सॉइल में। ठीक है, जो भी पानी सॉइल में प्रेजेंट होता है, तो ऐसा नहीं है कि सारा का सारा पानी फ्रीली मूव कर सकता है। कुछ पानी को सॉइल पकड़ के रखता है, उसको मूव नहीं करने देता है। ठीक है, जब मैं कैपिलरिटी बताऊंगा तो इसमें थोड़ा सा डिटेल में हम लोग इस चीज़ को और देखेंगे। ठीक है, फ्री वाटर का मतलब है वैसा वाटर जो सॉइल में फ्रीली मूव कर सकता है, जिसको सॉइल ने पकड़ के नहीं रखा है। ठीक है, द फ्लो ऑफ फ्री वाटर थ्रू सॉइल इज गवर्न बाय डार्सी लॉ।
तो फ्री वाटर का जो मूवमेंट है सॉइल में वो डार्सी लॉ के द्वारा गवर्न होता है। क्या है भैया डार्सी लॉ? तो फॉर लैमिनार फ्लो इन ए होमोजीनियस सॉइल मेरे ख्याल से आप लोग जानते हैं, ठीक है। फॉर लैमिनार फ्लो इन अ होमोजीनियस सॉइल द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज गिवन बाय v इज इक्वल टू के आई। अगर आपका एक लैमिनार फ्लो है और सॉइल अगर होमोजीनियस है तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो को आप सिंपली दे सकते हैं v इज इक्वल टू के आई। के क्या है? के इज द कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी। क्या है? कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी। आई क्या है? एकदम ताज़ा ताज़ा भी पढ़े हैं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ठीक है। यहाँ हमने अभी पढ़ा इसको, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ओके। और v क्या है? v इज द डिस्चार्ज वेलोसिटी और द सुपरफिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये है डार्सीज लॉ। और डिस्चार्ज को अगर मैं q से रिप्रेजेंट करूँ, ठीक है, q से मैंने डिस्चार्ज को अगर रिप्रेजेंट कर दिया है तो q क्या होता है? वेलोसिटी इंटू एरिया होता है। तो v q इज इक्वल टू क्या आ गया? वेलोसिटी इज इक्वल टू के आई ए। क्यों किया? तूने ऐसा क्यों किया? ठीक है, तो इसके द्वारा आप याद रख सकते हैं डार्सीज लॉ, q इज इक्वल टू के आई ए, ओके। ए क्या है भाई? तो ए है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सॉइल नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। जिधर वाटर की फ्लो हो रही है उसी के नॉर्मल क्रॉस सेक्शनल एरिया जो सॉइल का है वो आप कर लोगे, ठीक है। और ए क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्लूड करेगा किसको? सॉलिड्स को भी और वॉइड्स को भी, ठीक है। तो डार्सीज लॉ आपको पता चल गया, v इजकल टू के आई और k इजकल टू के आई, q इजकल टू के आई ए, ठीक है। ये देखिए परमेबिलिटी की हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के 10⁻³ से लेकर के 10⁻5 रहा ना, उसको बोलेंगे सेमी परवियस। और 10⁻³ से इधर रहा तो परवियस सॉइल, और 10⁻5 से भी छोटा रहा तो इम्परवियस सॉइल, ठीक है, ओके। परवियस, इम्परवियस और बीच में सेमी परवियस, ओके। तो आई होप डार्सी लॉ आप लोग जान गए कि क्या है डार्सीज लॉ, है ना। अब देखिए ये जो डार्सीज लॉ है कहाँ कहाँ वैलिड है इसको भी जरा देख लें। सो लेट अस नाउ सी वैलिडिटी ऑफ डार्सीज लॉ। डार्सी लॉ इज वैलिड इफ द फ्लो इज लैमिनर। मतलब जब फ्लो आपका लैमिनर होगा ना तब ही डार्सी लॉ वैलिड होगा, इसे नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, तो सॉइल में फ्लो लैमिनर होगा, ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा भैया? तो देखिए फ्लो डिपेंड्स ऑन डायमेंशन ऑफ इंटरस्टिसेस। जो आपके इंटरस्टिसेस हैं उसका डायमेंशन क्या है उसी के ऊपर फ्लो डिपेंड करेगा, ठीक है। और ये जो इंटरस्टिसेस के डायमेंशन है ना ये डिपेंड करेंगे किसके ऊपर? पार्टिकल साइज के ऊपर, ओके। पार्टिकल साइज बड़े तो इंटरस्टिसेस भी बड़े, पार्टिकल साइज छोटे तो इंटरस्टिसेस भी छोटे, ठीक है। तो फाइन ग्रेन्ड सॉइल जो होता है ना उसका इंटरस्टिसेस बड़ा ही स्मॉल होता है और इसलिए इसमें फ्लो लैमिनर होता है। किसके केस में? फाइन ग्रेन्ड सॉइल के केस में। और जो वेरी कोर्स ग्रेन्ड सॉइल होते हैं ना उस केस में फ्लो टर्बुलेंट हो जाता है क्योंकि उसके इंटरस्टिसेस या वॉइड्स भी बड़े होते हैं, ठीक है। अगर रेनॉल्ड्स नंबर के टर्म से बात करें तो फॉर फ्लो थ्रू सॉइल्स फ्लो इज लैमिनर इफ रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 1। अगर आर की वैल्यू, रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू लेस देन 1 है तो फ्लो को हम लोग बोलेंगे कि जा तू लैमिनर है, ठीक है। दैट इज रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है? रो वी डी बाई म्यू, ओके। डी क्या है? डी है एवरेज ऑफ द पार्टिकल डायमीटर, ठीक है। दिस शुड बी लेस देन 1, ठीक है। मैक्सिमम साइज ऑफ पार्टिकल फॉर फ्लो टू बी लैमिनर। अब मैक्सिमम साइज हम लोग डी का डायमीटर ऑफ द पार्टिकल कितना रखेंगे कि फ्लो लैमिनर होगा? तो वो होगा 0.50 mm, ठीक है। 0.50 mm अगर आप पार्टिकल साइज है
उससे बड़ा पार्टिकल नहीं है, तो फिर आपका फ्लो लैमिनर होगा। ठीक है, एक टर्म यहाँ लिखा हुआ है, इसको ज़रा ध्यान रख लीजिएगा, के पी इजकल टू के बाई एन। के पी है कॉफिशिएंट ऑफ परकोलेशन। ठीक है, के पी इज कॉफिशिएंट ऑफ परकोलेशन एंड इट इज़ गिवन बाई, इट इज़ डिफाइंड एज के अपॉन एन। एन इज पोरोसिटी एंड के इज कॉफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग कह सकते हैं कि डार्सीज लॉ इज वैलिड फॉर फ्लो इन क्लेज, सिल्ट्स एंड फाइन सैंड्स। ठीक है, इन कोर्स सैंड्स, ग्रेवल एंड बोल्डर्स द फ्लो मे बी टर्बुलेंट एंड डार्सीज लॉ मे नॉट बी एप्लीकेबल। तो हम लोग टॉपिक कर रहे हैं वैलिडिटी ऑफ डार्सी लॉ, है ना। तो वही हमने सीखा, क्ले, सिल्ट, फाइन ग्रेन में एकदम वैलिड है डार्सी लॉ, लेकिन कोर्स सैंड, ग्रेवल, बोल्डर्स में आपका जो फ्लो है वो टर्बुलेंट होगा, डार्सी लॉ वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो वहाँ पर क्या वैलिड होगा अगर डार्सी लॉ वैलिड नहीं है तो फॉर फ्लोज थ्रू कोर्स सैंड्स, ग्रेवल एंड बोल्डर्स द रिलेशनशिप बिटवीन वी एंड आई इज नॉन लीनियर। वी इज इक्वल टू के आई, तो वी और आई के बीच का रिलेशन कैसा था, लीनियर था। लेकिन कोर्स सैंड्स में, ग्रेवल, बोल्डर्स में ये लीनियर नहीं होता है, ये होता है v इक्वल टू के आई टू पावर n। ठीक है, जहाँ n एक नंबर है 0.65 जिसकी वैल्यू हम लोग लेते हैं नॉर्मली। ठीक है, ओके। इन एक्सट्रीमली फाइन ग्रेन, अच्छा ये बड़का बड़का का देख ले कि कोर्स ग्रेन में तो वैलिड नहीं ये है, छोटका छोटका का देखे, इन एक्सट्रीमली फाइन ग्रेन सॉइल, फाइन नहीं एक्सट्रीमली फाइन ग्रेन सॉइल such as colloidal clay, the interstices are very small and hence velocity is also very small, और डार्सी लॉ फिर से एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ दो जगह मैं मार्क कर दूँ जहाँ आपके डार्सी लॉ एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, डार्सी लॉ एप्लीकेबल, अगर साइज थोड़ा बड़ा हो गया फिर भी एप्लीकेबल नहीं है, और पार्टिकल साइज अगर छोटे हो गए कोलाइडल क्ले, उस केस में भी डार्सीज लॉ एप्लीकेबल नहीं है। ओके, आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। लेट अस नाउ सी हाउ वी कैन डिटरमाइन coefficient of permeability. It is determined either by constant head permeability test apparatus or variable head permeability test apparatus. Okay, दोनों में क्या अंतर है भाई? क्या है कांस्टेंट हेड परमिबिलिटी टेस्ट, हाँ, और क्या है वेरिएबल हेड परमिबिलिटी टेस्ट? देखिए, ऐसा है कि पहले हम लोग कांस्टेंट हेड परमिबिलिटी टेस्ट को देखते हैं, इसके बाद हम लोग वेरिएबल हेड परमिबिलिटी टेस्ट को भी देखेंगे। ठीक है, यूज्ड फॉर रिलेटिवली मोर परमिएबल सॉइल, जो सॉइल ज़्यादा परमिएबल होते हैं ना, उसके लिए हम लोग कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट कांस्टेंट हेड परमिएमीटर। अगर आपको कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट करना है तो आपको इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ करना है वो है कांस्टेंट हेड परमिएमीटर। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें एक मेटेलिक माउल्ड होता है 100 mm का इंटरनल डायमीटर। ठीक है, 127.3 mm की इफ़ेक्टिव हाइट होती है और 1000 ml की कैपेसिटी होती है एक माउल्ड की, मेटालिक माउल्ड की। ठीक है, उसमें एक डिटैचेबल एक्सटेंशन कॉलर भी होता है जो 100 mm डायमीटर का होता है और 60 mm हाई होता है। ठीक है, माउल्ड को एक ड्रेनेज प्लेट, बेस प्लेट भी दिया जाता है। ठीक है, विथ ए रेसेस ऑफ पोरस स्टोन। ठीक है, ओके, ये सब कुछ बातें हैं जो कि कांस्टेंट हेड परमिएमीटर में होती है। देखिए, पहले हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं डायग्राम से। जिस मेटालिक माउल्ड की बात की गई थी, है ना, वो मेटालिक माउल्ड यहाँ दिया हुआ, यहाँ तो आपको ये दिख रहा है, दैट इज़ ट्रांसपेरेंट है, नहीं तो ये स्टील का भी होता है। ठीक है, मेटालिक माउल्ड ऑल्सो।
ठीक है, अब देखिए समझिए, हमें निकालना है परमिएबिलिटी। शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ कि कैसे परमिएबिलिटी टेस्ट करते हैं। हमें निकालना है परमिएबिलिटी, ठीक है। हमने इस माउल्ड में सॉइल को रख दिया, ठीक है, वही माउल्ड यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। सॉइल हमने रख दिया है इसमें, ठीक है। अब एक हम यहाँ पर वाटर टैंक रखे हुए हैं जिसमें कॉन्स्टेंटली वाटर का सप्लाई हो रहा है, ठीक है। और वाटर का मूवमेंट यहाँ सॉइल के थ्रू होगा, ठीक है। ओके, वाटर का मूवमेंट सॉइल के थ्रू होके ये जो एक कांस्टेंट हेड चैम्बर है, यहाँ वाटर आएगा, ठीक है। और वाटर जब पूरी तरह भर जाएगा तो वाटर ओवरफ्लो होगा, ठीक है। और ये ग्रेजुएटेड सिलेंडर है, वाटर इसमें कलेक्ट होगा, ओके। तो कितने समय में, इन हाउ मच टाइम टी, कितना पानी वॉल्यूम कलेक्ट हुआ है, ये हम लोग जान सकते हैं कि नहीं जान सकते हैं? बिल्कुल जान सकते हैं, ठीक है। तो डिस्चार्ज क्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, ठीक है, ओके। उसी क्यू को, डिस्चार्ज को जान करके हम लोग परमिएबिलिटी का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी के, उसको निकालेंगे, ठीक है। ये समझ में आया कि एकदम बेसिक फंडामेंटल तरीके से आपने समझ लिया टेस्ट में करते क्या है, ठीक है। हम यहाँ से पानी लेते हैं, पानी इसमें जाता है, पानी पार हो जाता है, कितने समय में कितना पानी पार हुआ, इसका यूज़ करते हम लोग डिस्चार्ज निकाल लेते हैं। और डिस्चार्ज का यूज़ करते हम लोग के निकाल लेते हैं। डिस्चार्ज से के तक कैसे पहुँचेंगे हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। अब यहाँ लिखा था कि ये जो कांस्टेंट हेड पर मीटर है, ये किसके लिए यूज़ करते हैं, किस तरह के सॉइल के, जो ज़्यादा परमिएबल होता है, ठीक है। अब मानिए कि कोई सॉइल, उसकी परमिएबिलिटी बहुत कम है, के कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी उसकी बहुत कम होती है, ठीक है। अब यहाँ पानी का पूरा सेटअप लगा दिए, पानी यहाँ से ढुका है और निकल ये नहीं रहा है, उसकी परमिएबिलिटी इतना ना कम है कि पानी यहाँ से आने में 6 दिन लग जाए। तो 6 दिन तक बैठ के आप प्रैक्टिकल करते रहिएगा जी, नहीं ना करिएगा, हैं। तो हम लोग क्या करेंगे उस केस में, उस केस में हम लोग थोड़ा सा इसमें चेंज कर देते हैं, ठीक है, सेटअप में, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे कि ये यहाँ से इसको काट के हटा दीजिए, मानिए, ठीक है। मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, अभी बस एक आइडिया लीजिए। यहाँ से काट के इसको पूरे सेटअप को हटा दीजिए, ठीक है। यहाँ कोई सेटअप नहीं है, ठीक है। यहीं तक बस एक पाइप है आपके पास। मैंने पानी यहाँ डाला, ठीक है। कुछ समय के बाद पानी यहाँ से घट करके यहाँ आ गया, ठीक है। पानी यहाँ था, वहाँ से घट करके यहाँ आ गया। अब ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया ना पानी, ठीक है, इसको हम लोग बड़ा जल्दी से मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। इसको ही हम मेज़र कर लेंगे और इतना ही मेज़र करके बस हम बता देंगे कि सॉइल की परमिएबिलिटी कितनी है, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं पानी यहाँ था, पानी यहाँ से आ गया, यहाँ वेरिएबल हुआ कि नहीं हुआ, पानी वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसीलिए इस केस को हम लोग बोल देंगे वेरिएबल हेड परमिएमीटर, ठीक है। और जो प्रेजेंट केस आपको दिख रहा है, टैप से पानी है और यहाँ जो वाटर हेड है वो, उसमें कोई बदलाव हो ही नहीं रहा है, इसलिए इसको हम लोग कांस्टेंट हेड परमिएमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो अगर परमिएबिलिटी ज़्यादा है सॉइल की तो हम लोग कांस्टेंट हेड परमिएमीटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर परमिएबिलिटी कम है, हम 6 दिन बैठ कर नहीं रह सकते हैं कि पानी आएगा इसमें जमा होगा, उस केस में हम लोग इतने सेटअप को हटा देते हैं और हमारे पास बस इतना ही सेटअप बचता है यहाँ तक, और उसमें पानी कितना से कितना वेरी किया, बस उसको निकाल करके हम लोग अपना परमिएबिलिटी के निकाल लेते हैं। ये डिटेल में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है ये चीज़, ठीक है, ये मेटालिक होता है, हमारे लैब में जो है अवेलेबल वो मेटालिक है, ठीक है। और वो आपका ट्रांसपेरेंट नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है, ओके। तो इसी में हम लोग सॉइल को डाल देते हैं। अब इसमें देखिए नीचे एक थोड़ा सा जगह खाली, यहाँ पर एक पोरस स्टोन को हम लोग डालते हैं, नीचे भी और ऊपर भी पोरस स्टोन, ठीक है। पोरस स्टोन क्यों डालते हैं भाई, तो मिट्टी है, ऐसा ना हो कि छोटे पार्टिकल्स बह के निकल जाए इससे, ठीक है। तो पोरस स्टोन उसको रोक सकता है। पोरस स्टोन लेकिन खुद भी बहुत पोरस होता है और सॉइल जो है, ठीक है, उसको छोटे पार्टिकल्स के फ्लो को रोकने के लिए होता है, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है, ओके। और एक पूरा का पूरा सेटअप, ये तो आपको डायग्राम में कुछ ऐसा दिख गया बुक्स में, मेटालिक जो माउल्ड होता है वो ऐसा है। पूरा का पूरा सेटअप कैसा दिखता है, तो पूरा का पूरा सेटअप देखिए कुछ इस तरह आपको दिखेगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा सेटअप आपको दिख रहा है।
ये आपका वेरिएबल हेड है ना, पाइप दिख रहा है ना यहाँ, उसी पाइप में यहाँ से पानी यहाँ तक घर के कितना समय में आएगा, बस उसको मेज़र करेंगे, उसी से डिस्चार्ज क्यू निकाल लेंगे, ठीक है। और कांस्टेंट हेड के लिए तो मैंने बता ही दिया आपको। तो ये पूरा सेटअप ऐसा दिखता है, ठीक है। अब आइए, एक मोटा मोटी आइडिया आपको हो गया कि हम लोग परमेबिलिटी कैसे निकालते हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग इसको डिटेल में थोड़ा देखते हैं। तो परमेबिलिटी निकालने के लिए हम लोग पहला तो अगर जो सॉइल रिलेटिवली मोर परमेबल है तो उस केस में हम लोग कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट करते हैं। इसमें एक मेटालिक माउल्ड होता है जो 100 mm, मेटालिक माउल्ड मतलब इसी माउल्ड की बात हो रही है, ठीक है। 100 mm इसका इंटरनल डायमीटर, 127.3 इसकी इफेक्टिव हाइट और 1000 ml इसकी कैपेसिटी होती है, ठीक है। उसके डायमेंशन हमने बता दिया आपको। अब ये जो माउल्ड है इसमें एक डिटैचेबल एक्सटेंशन कॉलर है, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। डिटैचेबल एक्सटेंशन कॉलर जिसकी डायमीटर 100 mm है और 60 mm हाई है, ठीक है। द मोल्ड इज प्रोवाइडेड विद ड्रेनेज बेस प्लेट विद रेसेस फॉर पोरस स्टोन। ड्रेनेज बेस प्लेट है, ठीक है, जहाँ से पानी बाहर की ओर निकल सके, और पोरस स्टोन के लिए थोड़ा सा रेसेस या जगह छोड़ा हुआ है, ओके। द मोल्ड इज फिटेड विथ ए ड्रेनेज कैप हैविंग एन इनलेट वल्व एंड एयर रिलीज वल्व, ठीक है। एक इनलेट वल्व भी होगा और एक एयर रिलीज, यहाँ से एयर रिलीज की व्यवस्था भी होगी, ठीक है। ये ऊपर की बात कह रहे हैं, ओके। द सॉइल सैंपल इज प्लेस्ड इनसाइड द मोल्ड बिटवीन द टू पोरस डिस्क। द पोरस डिस्क शुड बी एट लीस्ट 10 times मोर परमिएबल दैन द सॉइल, ठीक है। यहाँ पर क्या हम लोग करते हैं, एक पोरस डिस्क या पोरस स्टोन यहाँ रख दिए, एक ऊपर रख दिए, इन दोनों के बीच आप सॉइल को प्लेस करते हैं, ठीक है। जो पोरस डिस्क है, सॉइल जितना भी परमेबल उससे 10 गुना ज़्यादा परमेबल होना चाहिए, पोरस डिस्क आपको ऐसा ही रखना है, ठीक है, ओके। इट इज़ इसेंशियल फॉर द सैम्पल टू बी फुल्ली सैचुरेटेड। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि हम ड्राई सॉइल लिए और इसमें रख दिए, है ना, ड्राई सॉइल लिए और इसमें रख दिए और पानी को पास करा दिए और टेस्ट कर लिए, ना, ऐसा नहीं होता है। सॉइल जो है आपका वो फुल्ली सैचुरेटेड होना चाहिए, सॉइल आपका सैचुरेटेड होगा तभी ये टेस्ट हम लोग करेंगे, ठीक है। सॉइल को सैचुरेटेड होना ज़रूरी है, डन। चलिए, अब कैसे सॉइल को सैचुरेट करें भाई, तो देखिए, दिस कैन बी डन बाय पोरिंग द सॉइल इन परमीमीटर फिल्ड विद वाटर। जो आपका परमीमीटर है वो पानी से भरा हुआ है और उसमें आपने सॉइल को पोर कर दिया, एक तरीका ये हो सकता है, ठीक है। दूसरा तरीका भी है क्या, और बाय अलाउइंग वाटर टू फ्लो अपवर्ड फ्रॉम द बेस टू द टॉप आफ्टर सॉइल हैज़ बीन प्लेस्ड। आपने इस माउल्ड में सॉइल को रख दिया है, ठीक है। अब नीचे से हम लोग पानी देंगे, ठीक है, हेड डिफरेंस का नीचे से पानी देंगे, नीचे से पानी ऊपर की ओर फ्लो होगा, ठीक है। और ऊपर से अगर निकासी है तो निकास भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम लोग सॉइल को पूरी तरह सैचुरेट कर सकते हैं, ओके। वही चीज़ यहाँ लिखी गई है, ओके, डन। आफ्टर द सॉइल सैंपल हैज बीन सैचुरेटेड, अब सॉइल पूरी तरह सैचुरेट हो गया है। द कांस्टेंट हेड रिजर्वायर इज कनेक्टेड टू द ड्रेनेज कैप। देखिए, कांस्टेंट हेड रिजर्वायर, यही है ना, कांस्टेंट हेड रिजर्वायर, क्योंकि इसका हेड कांस्टेंट रहेगा, नल से लगातार पानी आते रहेगा, ठीक है। तो कांस्टेंट हेड रिजर्वायर जो है इसको किससे, इससे कनेक्ट कर दिए, ठीक है। डायग्राम में कुछ इस तरह समझिए और यहाँ कुछ इसको देखिए, इससे कनेक्ट कर दिए, ठीक है, इससे। head after the soil sample has been saturated, the constant head reservoir is connected to the drainage cap, ठीक है। water is allowed to flow out from the drainage base for some time till a steady state is established, ठीक है। और कुछ समय के लिए हम लोग अभी रीडिंग नहीं ले रहे हैं, कुछ समय के लिए पानी यहाँ से आ रहा है, इसमें से जा रहा है, इसमें से पानी बाहर की ओर निकल जा रहा है, ठीक है। ये रहा, इस आउटलेट से पानी बाहर की ओर निकल जा रहा है और कुछ समय के बाद क्या होगा, एक स्टेडी स्टेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जैसे ही स्टेडी स्टेट मिलेगा हमारा काम शुरू, आप रीडिंग ले सकते हैं, ओके। द वाटर विच एंटर्स द चैम्बर आफ्टर फ्लोइंग थ्रू द सैम्पल स्पिल्स ओवर द चैम्बर एंड इज कलेक्टेड इन ग्रेजुएटेड जार फॉर ए कन्वीनियंट पीरियड। तो ये तो बोल रहा है कि पानी जो घुस रहा है फिर बाहर निकल रहा है, तो ये कांस्टेंट हेड चैम्बर है,
इसमें आ रहा है और इसके बाद स्पिल ओवर हो जा रहा है। स्पिल ओवर हो जा रहा है, उसका एक ग्रेजुएटेड सिलेंडर उसको कलेक्ट कर ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, द हेड कॉजिंग फ्लो, अब किस हेड के कारण कॉज हो रहा है ये फ्लो? एच के कारण, ठीक है। इज इक्वल टू द डिफरेंस इन द वाटर लेवल बिटवीन द कांस्टेंट हेड रिजर्वायर एंड कांस्टेंट हेड चैम्बर। जो हेड डिफरेंस है जिसके कारण ये फ्लो हो रहा है वो कहाँ है? तो देख लीजिए, कांस्टेंट हेड रिजर्वायर यहाँ और कांस्टेंट हेड चैम्बर यहाँ, ठीक है। ये दोनों के बीच यही तो एच है, हेड, ठीक है, जिसके कारण फ्लो हो रहा है, ठीक है। क्लियर? चलिए, अब देखिए, जो मैं बात कर रहा था कि डिस्चार्ज हम लोग V और T का यूज़ करते हुए डिस्चार्ज निकाल लेंगे और उसका यूज़ करते हुए कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी K निकाल लेंगे। कैसे? तो देखिए, हमें पता है डिस्चार्ज आप निकाल सकते हैं। ग्रेजुएटेड जो सिलेंडर है उसमें V निकाला जा सकता है एक टाइम T के लिए, ठीक है। कि एक पर्टिकुलर टाइम T टाइम में कितना वॉल्यूम कलेक्ट हुआ आप निकाल सकते हैं ना। तो V/T कर दीजिए तो आपको Q मिल जाएगा, ठीक है। और हमें पता है Q इजकल टू KIA, तो Q इजकल टू K, I के जगह H/L लिख सकते हैं ना जी, पढ़ा है हमने, ठीक है। तो H/L लिख दीजिए इंटू A, तो K बराबर क्या आ गया? K बराबर आ गया Q इंटू L बाई A इंटू H। तो यहाँ से हम लोग कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी निकाल सकते हैं। Q आप निकाल लोगे लैब में, L, H और A क्या है? देखिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज A, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो ये है, तो वो आपको पता होगा, ठीक है। ओके, सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है आप ऑलरेडी जानते हो। हेड H की बात मैंने कर दी जिसके कारण फ्लो हो रहा है, ठीक है। H वो भी आपको पता होगा, ठीक है। बचा क्या? L, L इज द लेंथ ऑफ द सैंपल, ठीक है। ये अगर आपका सैंपल है तो ये लेंथ हो गया L, ठीक है। ये पूरा L हो गया, तो ये भी आपको पहले से पता है, सारी जानकारी आपके पास है, तो बहुत आसानी से आप कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी K निकाल सकते हैं, ठीक है। Q इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड इन द ग्रेजुएटेड सिलेंडर डिवाइडेड बाई टाइम। डन। अब देखिए, यहाँ पर एक मुद्दा क्या है, जो आपके फाइनर पार्टिकल्स होते हैं ना सॉइल स्पेसिमेन के, उनका क्या टेंडेंसी होता है कि माइग्रेट टुवर्ड्स द एंड फेसेस व्हेन वाटर फ्लोज थ्रू इट लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ फिल्टर स्किन एट द एंड्स, ठीक है। तो क्या होता है कि पानी के साथ छोटे छोटे पार्टिकल्स इधर की ओर आ जाते हैं, साइड्स की ओर, ठीक है, और एक फिल्टर स्किन का फॉर्मेशन होता है। तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा सा एरर उसमें आ जाता है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि L ये ना लेकर के क्योंकि इस पोर्शन में फिल्टर स्किन की फॉर्मेशन हो रही है, तो L ये ना लेकर के हम लोग L डैश ले लेते हैं, एक छोटा सा पोर्शन, ठीक है, जहाँ फिल्टर स्किन वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये L डैश हम ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक पीजोमीटर लगा दिया, यहाँ एक पीजोमीटर लगा दिया, और दोनों का डिफरेंस ऑफ वाटर निकाल लेंगे कितना है, तो वो पता चलेगा H डैश है, ठीक है। तो I इज इक्वल टू H डैश बाई L डैश निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, वही चीज़ यहाँ लिख रखा है हमने, ठीक है। इंस्टेड ऑफ H बाई L वी आर टेकिंग H डैश बाई L डैश, ओके। कारण यहाँ मैंने बताया है ना, एक्यूरेट रिजल्ट्स अगर आपको चाहिए तो H डैश बाई L डैश आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। एक और पॉइंट यहाँ नोट करिए, जो टेम्परेचर है ना परमिएटिंग वाटर का, परमिएटिंग वाटर जो है उसकी जो टेम्परेचर है इट शुड बी प्रेफरेबली हायर दैन द सॉइल सैंपल, ठीक है। इट हेल्प्स इन रिमूविंग entrapped एयर एंड कूलिंग वाटर एज द कूलिंग वाटर हैविंग द टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब एयर, ठीक है। जो पानी होता है उसको थोड़ा सा टेम्परेचर हाई पे हम लोग रखें अगर, ठीक है। मानिए जो फर्स्ट स्टेज में मैंने बताया था कि पानी को नीचे से पास कराएंगे, ऊपर से निकालेंगे, जिससे सॉइल पूरी तरह फुल्ली सैचुरेटेड हो जाए। उस केस में अगर पानी का टेम्परेचर आप थोड़ा सा हाई रखोगे ना, तो पानी जब मिट्टी में जाएगी तो पानी का कूलिंग होगा, और जो पानी का कूलिंग होगा तो ऐसा होता है कि जो कूलिंग वाटर होता है ना, ठीक है, कूलिंग वाटर जो होती है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो जो एयर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस सैंपल में जो एयर है वो पूरी तरह एब्जॉर्ब हो जाएंगे, उस पानी के साथ निकल लेंगे बाहर की ओर, ठीक है, बाहर की ओर निकल लेंगे। ये कब की बात मैं कर रहा हूँ, जब सॉइल को हम लोग
फुल्ली सैचुरेट करने की कोशिश कर रहे थे, नीचे से पानी फ्लो करा के ऊपर से निकाल रहे थे, उस समय की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो पानी निकल जाएगा, सॉरी वाटर, जो आपका एयर है निकल जाएगा, तो सॉइल के वॉइड में सिर्फ और सिर्फ वाटर रहेगा, तो फुली सैचुरेटेड हो गया। ठीक है, ओके। और यहाँ दे रखा है हमने कि सुटेबल फॉर सैंड, किसके लिए? तो सैंड और ग्रेवल के लिए, जिसकी के की वैल्यू के 10⁻² mm/s से ज़्यादा होती है, उसी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कांस्टेंट हेड परमियोमीटर का। ठीक है, तो मुझे लगता है कांस्टेंट हेड परमियोमीटर अब आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप इट इज़ क्लियर कि हम लोग इसमें कर क्या रहे हैं, है ना? ठीक है, अब इसके बाद हम लोग वेरिएबल हेड परमियोमीटर को देखेंगे। ठीक है, ओके। उससे पहले हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो देखिए एक क्वेश्चन है, इन ए कांस्टेंट हेड परमियोमीटर टेस्ट, कांस्टेंट हेड परमियोमीटर टेस्ट हुआ है। ठीक है, और कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। क्या है? डिफरेंस बिटवीन पीजोमीटर टैपिंग्स इज 100 mm। इसका क्या मतलब है? डिफरेंस बिटवीन पीजोमीटर टैपिंग्स, देखिए डिफरेंस बिटवीन पीजोमीटर टैपिंग का मतलब यही है, अगर आप इस फिगर को देखें, डिफरेंस बिटवीन पीजोमीटर टैपिंग, ये देखिए पीजोमीटर एक यहाँ लगाया गया है, ठीक है, और एक पीजोमीटर यहाँ लगाया गया, तो कहाँ आपने पीजोमीटर को लगा? ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, यही बात कर रहा है। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन पीजोमीटर टैपिंग इज 100 mm। तो इस फिगर को देख करके आप क्या बोल सकते हैं? ये क्या दिया हुआ है? L दिया हुआ है। ठीक है, ओके, L या L डैश इज 100 mm। ओके, डिफरेंस बिटवीन वाटर लेवल्स इन पीजोमीटर इज 60 mm। देखिए जो वाटर लेवल है ना पीजोमीटर में, यहाँ और यहाँ, इनके बीच का डिफरेंस, जिसको H डैश या H कह लें, ये कितना दिया हुआ है? 60 mm। ओके, डिफरेंस बिटवीन वाटर लेवल्स। डायमीटर ऑफ द टेस्ट सैंपल, जो टेस्ट सैंपल है आपका, इसका डायमीटर जो है वो दे रखा है 100 mm। ओके, क्वांटिटी ऑफ वाटर कलेक्टेड इज़ 350 ml। जो वाटर कलेक्टेड हुआ 350 ml दे रखा है, कितने समय में? तो 270 सेकंड में 350 ml पानी कलेक्ट हुआ। तो आपसे बोला जा रहा है कि बताइए भाई के कितना होगा। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन है। ओके, तो देखिए सबसे पहले गिवन चीज़ों को लिख लीजिए। यहाँ पर L कितना दिया हुआ है? 100 mm। ओके, दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, L की वैल्यू ये दी है, मैंने फिगर दिखा के आपको समझा दिया है। H की वैल्यू कितनी दी हुई है? H या H डैश, L या L डैश, ठीक, 60 mm, दैट इज़ 6 सेंटीमीटर दे रखी है। ओके, अब D की वैल्यू दे रखी है, दैट इज़ डायमीटर ऑफ द टेस्ट सैंपल 100 mm। तो एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा? π/4 d²। यही तो होता है ना क्रॉस सेक्शनल एरिया। सर्कुलर है आपके पास जो जिसमें आप सैंपल रख रहे हो, वो कैसा है? सिलेंडर है ना। ठीक है, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया π/4 d²। ओके, सो इट विल बी π/4 इंटू d²। डी की वैल्यू कितनी? डी की वैल्यू है 100 mm या फिर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, तो ये हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्यू कितना है भैया? तो 350 ml बटे टाइम बता दीजिए 270 सेकेंड, ml/सेकेंड। ओके, सो ये आप कैलकुलेट करोगे तो आप पाओगे कि इट इज़ 1.296 ml/सेकेंड। ओके, अब हमें ये इक्वेशन पढ़ा हुआ है ना, इस इक्वेशन को हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो इसका यूज़ कर लेते हैं ज़रा। K इज़ इक्वल टू Q इंटू L डिवाइडेड बाई A इंटू H इज़ इक्वल टू, बताइए Q की वैल्यू 1.296। ओके, L की वैल्यू 10। अच्छा, ये आपका जो
Q है वो आया है ml पर सेकेंड में, और जो L है वो किस में है, सेंटीमीटर में, ठीक है। डिवाइडेड बाई A इंटू H, एरिया, हमारी एरिया कितनी आई भैया, तो एरिया है π/4 इंटू 100, ठीक है, 10 स्क्वायर 100, और ये जो है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ठीक है, इंटू H की वैल्यू कितनी है 6, किस में, ये भी है सेंटीमीटर में, ठीक है। ओके, चलिए तो अब बता दीजिए K की वैल्यू कितनी आएगी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ K। तो इसको कैलकुलेट करिएगा कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए, तो फाइंड दैट इट इज़ 0.0275, ठीक है, 0.0275। अब देखिए ml और सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये सेंटीमीटर क्यूब कट गया, तो जो आपका यूनिट है वो है सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो K जो आपका आया है वो आया है 0.0275 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, आई होप समझ में आया है ये।